जय हिंद। और आप लोग कैसे हैं मेरे भाइयों बहनों। कल हम आपको भाग 3 का अनुच्छेद 40 तक हम आपको पढ़ा दिए थे, बता भी दिए थे। तो आज हम अनुच्छेद 40 से शुरुआत 40 के बाद हम शुरुआत करेंगे। अनुच्छेद 40 के बाद क्या आता है? अनुच्छेद 41। क्या आता है दोस्तों? अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 40 में क्या था कि इसमें ग्राम पंचायतों का क्या था? संगठन था। क्या था दोस्तों? ग्राम पंचायत का संगठन था। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं भाग 3 में ही रहेगा। क्या दोस्तों? भाग 3 में ही, भाग 3 में ही अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 41 मतलब 41। इसमें ये बताता है कि आप कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ दशाओं में क्या? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता क्या प्राप्त कर सकते हैं। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उसमें जैसे क्या आता है आपका? जैसे वृद्धा पेंशन। क्या दोस्तों? वृद्धा पेंशन। एक और आता है विधवा पेंशन। क्या? विधवा पेंशन। ये किसमें और आता है? जितने लोग विकलांग होते हैं उनको क्या दिया जाता है सरकार की तरफ से? राज्य सरकार की तरफ से उनको साइकिल दिया जाता है। क्या दिया जाता है दोस्तों? साइकिल भी दिया जाता है। ये सब सहायता आप प्राप्त कर सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 41 के तहत। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 41 के तहत। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 क्या कहता है? न्याय संगत कार्य। इसमें कहता है कि न्याय संगत की कार्य मनोनीत दशा, जैसे कोई गर्भवती महिला है, ठीक है, कोई गर्भवती महिला है, उससे शारीरिक रूप से कठोर काम या कोई मजदूरी या कोई कार्य नहीं कराया जा सकता है। कोई न्याय संगत, इसको क्या बोलते हैं? न्याय संगत। इसमें कोई गर्भवती महिला है। क्या? गर्भवती महिला है, कोई गर्भवती महिला है तो आप उससे जबरदस्ती शारीरिक रूप से कठोर कार्य, आप उससे कठोर कार्य नहीं करवा सकते हैं। ये दोस्तों, आप कोई भी महिला है, आप उससे कठिन कार्य नहीं करवा सकते हैं। कोई महिला उससे आप कठिन कार्य नहीं करवा सकते हैं। दोस्तों बस 1 मिनट। ठीक है। अनुच्छेद 43 में क्या कहता है कि निर्वाह योग मजदूरी, इसमें किसका उल्लेख है? प्रावधान है निर्वाह योग मजदूरी। आजकल के जितने मजदूर लोग होते हैं इसको बोलते हैं लेबर। आजकल जितने मजदूर हैं जिनको कहते हैं लेबर हम लोग, उनकी मजदूरी जैसे कि इसमें कितना है? लेबर का मजदूरी कितना है? 350 रुपये या 400 रुपये। देहात में 350, गाँव शहर में कितना है? 400 रुपये।
और वहीं मिस्त्री का मजदूरी कितना है, 600-700 चलता है। तो ये सब कौन तय करता है, राज्य सरकार तय करती है, राज्य सरकार तय करती है। ये इतना 350 से 400 और मिस्त्री का 600 से 700, ये सब मजदूरी कौन तय करता है, राज्य सरकार तय करती है, ताकि इनके परिवार का पालन पोषण अच्छे से, इनका परिवार खर्चा अच्छे से चल सके, इनका परिवार का खर्चा, ताकि परिवार का खर्चा अच्छे से, परिवार का खर्चा अच्छे से चल सके। ठीक, ये सब कौन वो बताता है, मतलब बताता है कि इसका मजदूरी कितना होगा, इसका मजदूरी कितना होगा, राज्य सरकार। कौन बताती है सब, राज्य सरकार। ठीक है, अब हम चलते हैं अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 की तरफ चलते हैं, अनुच्छेद 44 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, उद्योग प्रबंधन, इसमें क्या है, उद्योग प्रबंधन, उद्योग प्रबंधन। इसमें यह अनुच्छेद कहता है कि भारत में जिसमें उद्योग के द्वारा, जिसने भी उद्योग के द्वारा कोई भी कार्य किए गए हैं, उसमें हर मजदूर की क्या होनी चाहिए, हर मजदूर की क्या होनी चाहिए, भागीदारी, हर मजदूर की क्या होनी चाहिए, भागीदारी, हर मजदूर की भागीदारी होनी चाहिए, भागीदारी, मतलब उसमें भी वो भाग किया, उसका भी योगदान कुछ रहे, उसका भी योगदान कुछ न कुछ रहे। ये दोस्तों आपका रहेगा 43 का क, 43 का क। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 43 का ख, अनुच्छेद 43 का ख। इसमें किसका प्रबंधन है, सहकारिता, सहकारिता, इसमें किसका प्रावधान है, सहकारिता का प्रावधान है, इसमें सहकारिता का प्रावधान है। अनुच्छेद 44 क्या कहता है, अनुच्छेद 44 क्या कहता है, इसमें कहता है समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। इसका कहना कि दोस्तों जितने भी धर्म हैं उन धर्मों का तलाक, उन धर्मों का विवाह या तलाक जो शर्त है वो होनी चाहिए, जितने भी धर्म हैं सभी का विवाह और तलाक का जो भी प्रोसेस है वो होना अनिवार्य है, इसमें क्या कहते हैं, एक पॉइंट है, अपराध का कानून क्या कहलाता है, अपराध का कानून क्या कहलाता है, दंड संहिता, क्या कहलाता है दोस्तों, दंड संहिता। और चुनाव का कानून क्या कहलाता है, आचार संहिता कहलाता है। अपराध का कानून क्या कहलाता है, दंड संहिता, चुनाव का कानून क्या कहलाता है, आचार संहिता कहलाता है। इसीलिए जब चुनाव लगता है ना, जब चुनाव होता है तो उसमें क्या लगता है, आचार संहिता। आप कहीं भी 4-5 लोग मिलकर कोई भी बातचीत रोड पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे अनुच्छेद 45 तरफ। फिर से देख लीजिए अनुच्छेद 41 में क्या है, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सरकारी साइकिल विकलांग लोगों को। इसमें क्या है, न्याय संगत, इसमें गर्भवती महिलाओं से आप कोई भी कठोर कार्य शारीरिक रूप से नहीं करवा सकते हैं। 43 क्या कहता है, निर्वाह योग्य मजदूरी, मतलब कि जो राज्य सरकार वो तय करे कि जितने भी मजदूर हमारे राज्य में हैं उनको इतनी मजदूरी तय की जाए ताकि उनका परिवार का पालन पोषण खर्चा अच्छे से चल सके।
43 का में क्या कहता है, उद्योग प्रबंधन। इसमें भारत के जितने भी उद्योग के द्वारा हमारे भारत में कोई भी काम हो रहा है तो उसमें हर मजदूर की क्या होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि बिना मजदूरी का कोई कार्य नहीं होता है, चाहे जो हो। हम क्या कर रहे हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं। इसमें क्या मजदूरी कर रहे हैं, हम भी मजदूरी कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग चाहने के लिए, ठीक है। उसके बाद 43 का क्या कहता है, सहकारिता का इसमें प्रावधान है। 44 में क्या है, समान सिविल संहिता। इसमें जो भी कि सभी धर्म के जो भी विवाह एवं तलाक के जो भी प्रावधान है उनको मानना पड़ेगा। अपराध का कानून क्या कहलाता है, दंड संहिता। चुनाव का कानून आचार संहिता कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले। अनुच्छेद 45 ये क्या कहता है, 6 वर्ष तक के कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी है, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है। किसकी है, सरकार की है। किसकी है, सरकार की है। या किसकी जिम्मेदारी, सरकार की है। इसमें एक प्रावधान और है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। निःशुल्क शिक्षा का क्या है, शिक्षा का प्रावधान है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा देख लें किसी का। इसमें 6 वर्ष से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का क्या है, प्रावधान है। एक यहाँ पे एक किसमें, शिक्षा के अधिकार को मूल रूप से 21 का 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे किसमें जोड़ा गया है, अनुच्छेद 45 में जोड़ा गया है, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अनुच्छेद 46। इसमें SC ST तथा OBC के विशेष आरक्षण का प्रावधान है। विशेष आरक्षण क्या है, विशेष आरक्षण का प्रावधान है। विशेष आरक्षण का क्या है, प्रावधान है, ठीक है। अब चलते हैं अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 7 लिख के 4, यहाँ पर 7 लिख के 4। इसमें क्या है, इसमें जो भी सरकार है पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी। पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी, ठीक है। इसमें सरकार के प्रति जो भी पोषायुक्त आहार मिलेगा वो उपलब्ध कराना किसकी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अनुच्छेद 48। इसमें क्या कहता है, कृषि व पशुपालन की वृद्धि करना। कृषि व पशुपालन की वृद्धि करना तथा कृषि व पशुपालन की वृद्धि करना तथा
दुधारू पशुओं की दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाना। क्या दोस्तों? प्रतिबंध लगाना। ये किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है। अब इसमें 48 क्या कहता है? 48 अनुच्छेद 48 क्या कहता है? इसमें वन पर्यावरण वन या पर्यावरण या वन जीवों की रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? जीवों की रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की है। किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की है। यह किसके द्वारा जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे क्या किया गया है? जोड़ा गया है। 1976 के द्वारा इसे क्या किया गया है? जोड़ा गया है। ये क्या था? अनुच्छेद 48 का क। अब आते हैं अनुच्छेद 49। इसमें कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय जैसे कि अभी सारनाथ में वो गौतम बुद्ध का क्या है? स्तूप है। सारनाथ में गौतम बुद्ध का क्या है? स्तूप है। वहाँ म्यूजियम भी है। तो उसकी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की है। ताजमहल क्या है? राष्ट्रीय स्मारक है। तो लाल किला क्या है? राष्ट्रीय स्मारक है। कुतुब मीनार क्या है? राष्ट्रीय स्मारक है। तो सबकी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। वो किस अनुच्छेद के तहत आएगा? वो किस अनुच्छेद के तहत आएगा? वो अनुच्छेद 49 के तहत आएगा। राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। लेकिन दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि भारत में जितने भी बौद्ध मंदिर है, चाहे बौद्ध स्मारक है, चाहे बौद्ध स्तूप है, जो भी है, उसका सिक्योरिटी चार्ज अगर कोई सभी देशों में सबसे ज़्यादा कौन सा देश देता है? जापान देता है। सभी देशों में से बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी म्यूजियम या जो भी स्तूप है, उसकी सिक्योरिटी चार्ज कौन देता है? सभी देशों में सबसे ज़्यादा जापान देता है। कौन देता है? जापान देता है। क्या है? जापान देता है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? इसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। न्यायपालिका से अलग करना। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। जैसे क्या था दोस्तों? पहले जो भी हमारे जिला में, हमारे राज्य में जो भी कार्य होते थे और जो भी फैसले सुनाए जाते थे, वो कहाँ सुनाए जाते थे? उसका सब कहाँ एक ही था। जैसे कि आपका कचहरी हो गया, और भी कोई भी कार्य जो होता था ना, वो सिर्फ एक ही जगह होता था। लेकिन अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। अब कार्यपालिका की संस्था कहीं और होगी और जो कचहरी है, कोर्ट कचहरी की संस्था कहीं और होगी। वो किस अनुच्छेद के तहत है? वो अनुच्छेद 50 के तहत है। अब आते हैं अनुच्छेद 51। इसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। इसका मतलब ये कहता है कि अगर कोई भी दो देशों के बीच में कोई विवाद चल रहा है, अगर वो मध्य अवस्था में है, तो उसको सुलझा देना क्या सा अनुच्छेद कहलाता है? अनुच्छेद 51 राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ठीक है। इसी अनुच्छेद के तहत क्या दोस्तों? अनुच्छेद 51 के तहत ही
भारत 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 यूएनओ का क्या बना था? भारत यूएनओ का सदस्य बना था। क्या बना था दोस्तों? भारत यूएनओ का सदस्य बना था। क्या बना था? भारत यूएनओ का सदस्य बना था। शायद यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोग को, हम इसका पॉइंट ऊपर लिख देंगे अभी। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए। 45 में क्या है? 6 वर्ष तक के कम आयु के बच्चे को क्या स्वास्थ्य का जिम्मेदारी या कर्तव्य किसका बनता है? सरकार की बनती है। ठीक है, उसी में अगला पॉइंट क्या है? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। निःशुल्क शिक्षा का क्या प्रावधान? उसके बाद ये किसमें, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में? पहले 21 के क्रम में है। अब उसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 में से क्या किया गया है? जोड़ा गया। क्या किया गया है? इसे जोड़ा गया है। 46 में क्या है? SC ST OBC के विशेष आरक्षण का क्या है? प्रावधान है। SC ST विशेष OBC के विशेष आरक्षण का क्या है? प्रावधान है। अनुच्छेद 47 क्या करता है? अनुच्छेद 47 सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी। क्या? सरकार पोषायुक्त उपलब्ध कराएगी। जैसे सरकारी स्कूलों में क्या होता है? पहले क्या था? पहले सिर्फ खाना ना उपलब्ध नहीं था। ये 2002 के बाद खाना वाना मिलने चालू हो गया। जैसे कि हम जब पढ़ते थे तो उस समय सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा नहीं था। उसमें भले से पैसा कम लगता था, 4-5-6 रुपये लगता था, लेकिन लगता था। और खाना का प्रावधान नहीं था। लेकिन उसके बाद सन 2002 के बाद ये चीज़ लागू हो गया। ठीक है, उसके बाद कृषि पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाना। ठीक, 48 का क्या करता है? पर्यावरण, वन या वन्य जीवों की रक्षा करना। यह किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। 50 क्या कहता है? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। 50 क्या कहता है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। 51 क्या कहता है? राष्ट्र शांति को बढ़ावा देना। अगर कोई दो देशों के बीच में कोई विवाद है तो इसको शांति रूप बनाए रखना, इसको बढ़ावा देता है। कौन सा अनुच्छेद? 51 देता है। इसी अनुच्छेद के तहत भारत यूएनओ का क्या बना था? सदस्य बना था। क्या बना था संघ दोस्तों? सदस्य बना था। कहाँ तक पहुंचे? 51। कहाँ तक पहुंच गए? 51 पहुंच गए हम लोग। चलिए, अब 51 का कर हो गया है। 51 का अनुच्छेद 51 का क क्या कहता है? इसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। इसमें क्या जोड़ा गया है दोस्तों? मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। यह किसके द्वारा जोड़ा गया है? यह 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया है। समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया है। किसे? अनुच्छेद 51 के क को। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आपका भाग 4 खत्म होता है। भाग 4 कहाँ से कहाँ तक था? सॉरी दोस्तों, ये पॉइंट गलत है आपका। भाग 4 कहाँ से कहाँ तक था? 36 से 51। आपका 51 यहाँ तक समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर? भाग 5। भाग 5 इसमें किसका प्रावधान है? संघ का प्रावधान है। इसमें किसका प्रावधान है? संघ का प्रावधान है। किसका प्रावधान है दोस्तों? संघ का प्रावधान है।
इसमें संघ का प्रावधान है। तो आपका अनुच्छेद ये कहाँ से लिया गया है? संघ का प्रावधान ये कहाँ से लिया गया है? सॉरी दोस्तों, संघ का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 51 खत्म हो गया था। अब कहाँ से चलेगा? अनुच्छेद 52। कहाँ से? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 इसमें किसका प्रावधान है? राष्ट्रपति के पद का इसमें प्रावधान है। राष्ट्रपति के पद का क्या है इसमें? प्रावधान है। ये कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया था? राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। अब चलते हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 इसमें कार्यपालिका का औपचारिक रूप से प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसके हस्ताक्षर के बाद ही कोई कार्य होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछे भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो कौन है? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वास्तव में प्रधान तो कौन होता है? पीएम होता है। वास्तव में प्रधान कौन होता है? पीएम होता है। अब इसी के बाद चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 54। कहाँ चलते हैं दोस्तों? अनुच्छेद 54 चलते हैं। अनुच्छेद 54 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है? इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन है। इसमें क्या है? किसका प्रावधान है? राष्ट्रपति का निर्वाचन है। राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसमें अगर दोस्तों आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है? इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष को। डायरेक्ट क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष। तो इसमें राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस रूप से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, इसमें एकल संक्रमणी द्वारा होता है। एकल संक्रमणी द्वारा होता है। एकल संक्रमणी द्वारा होता है। इसमें संसद के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य भाग लेते हैं। जैसे कि इसमें सांसद, मिर्जापुर सांसद कौन है? अनुप्रिया पटेल है। कौन है सांसद? अनुप्रिया पटेल है। तो ये वहाँ जाकर क्या करेंगी? वोट देंगी। किसको? राष्ट्रपति को देंगी। इसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 पर आते हैं। इसमें राष्ट्रपति का कोटा है। इसमें राष्ट्रपति का कोटा है। इसमें राष्ट्रपति का कोटा का प्रावधान है। इसमें राष्ट्रपति का कोटा का क्या है दोस्तों? प्रावधान है। कोटा का क्या है? प्रावधान है। इसमें बताता है कि अगर राष्ट्रपति की जमानत जब्त की जाती है, अगर राष्ट्रपति की जमानत जब्त की जाती है, अगर राष्ट्रपति जीतता है तो वह जीत जाएगा, वह फिर भी जीतेगा। वह क्या करेगा? जीतेगा, फिर भी वह जीतेगा। अगर उसकी जमानत क्या होती है? अगर उसकी जमानत जब्त होती है, जमानत जब्त होती है, तब फिर वो राष्ट्रपति क्या होगा? जीतेगा। क्या करेगा दोस्तों? जीतेगा। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? अनुच्छेद 56 क्या कहता है? इसमें बताया जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, इसमें किसका प्रावधान है? राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान है। राष्ट्रपति के कार्यकाल का क्या है? प्रावधान है। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति का काल सिर्फ 5 वर्ष के लिए होता है। कितना होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। यदि वह कोई भी राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, या वह त्याग पत्र दे देता है, या उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, तो वह जगह अगला जो राष्ट्रपति आएगा तो वो 5 साल तक के लिए आएगा। ऐसा नहीं है कि उसके बचे हुए दिन भी 5 वर्ष के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। अगला राष्ट्रपति जो आएगा
वो 5 वर्ष के लिए ही आएगा। ठीक है, इसमें किसका प्रावधान है? अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान है। अगर आपसे पूछे कि यूएसए में राष्ट्रपति का चुनाव कितने साल के लिए होता है, तो वहाँ 4 साल के लिए होता है। यूएसए में राष्ट्रपति का चुनाव कितने साल के लिए होता है? 4 वर्ष के लिए होता है, सिर्फ 4 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हम अनुच्छेद 57। किधर बढ़ते हैं? अनुच्छेद 57 की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 57 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक बताता है कि कोई भी राष्ट्रपति, जैसे कि इस समय हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? माननीय सुश्री द्रौपदी मुर्मू है। अगर वो इस बार चुनाव जीती हैं, अगर वो अगली बार भी चुनाव लड़ती हैं, तब पर भी अगर चुनाव जीतते तो उनको दोबारा भी राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति दोबारा क्या हो सकते हैं? दोबारा नियुक्त हो सकते हैं। नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा होने वाले कौन हैं? ऐसा दोबारा राष्ट्रपति पद पर होने वाले कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने थे। कितने बार? 2 बार राष्ट्रपति बने थे। तो आपका अनुच्छेद 57 तक खत्म हो गया है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद का इसमें प्रावधान है। 53 क्या कहता है? राष्ट्रपति कार्यपालिका औपचारिक रूप से प्रावधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणी द्वारा होता है। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? अगर राष्ट्रपति का कोटा अगर जमानत जब्त की गई है तो वह भी चुनाव जीत जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति के कार्यकाल, इसमें अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति कोई भी राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। किधर? अपने अगले अनुच्छेद की तरफ चलते हैं। अरे वाह, धन्यवाद भाइयों कमेंट करने के लिए। अनुच्छेद 58 क्या कहता है? इसमें बताता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहली योग्यता क्या है? वह भारत की नागरिक हो। वह क्या है? भारत का नागरिक हो। वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। ठीक है, दूसरा क्या है? वह 35 वर्ष से ज़्यादा हो। उसका उम्र कितना हो? 35 वर्ष से अधिक हो। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, और अंतिम क्या है? वह 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक हो। ठीक है, इसमें किसकी बात कही गई है? अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अनुच्छेद 59। इसमें बोलता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए, ये तो योग्यता थी आपके पास, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होनी चाहिए? शर्तें होनी है।
कितनी मतलब कि जो जो शर्तें हैं कि आपके पास ये सब होना चाहिए तभी राष्ट्रपति आप बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कोई आया यहाँ से राष्ट्रपति बन जाए, हम राष्ट्रपति नहीं बन सकते क्योंकि हम 35 साल की उम्र नहीं पार किए हैं। ठीक है, 35 साल की उम्र जो पार किया हो और लोकसभा का क्या सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वही क्या राष्ट्रपति का पद या चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, इसमें क्या बताता है कि वह पागल या दिवालिया न हो, वह पागल या दिवालिया न हो, वह पागल या दिवालिया न हो, वह किसी लाभ पद पर न हो, वह किसी लाभ पद पर न हो, वह किसी लाभ पद पर न हो। ठीक है, उसकी उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा हो, उसकी उम्र कितना हो 35 वर्ष से ज़्यादा हो। ठीक है, उसकी उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा हो, वह संसद तथा विधानमंडल का सदस्य वह संसद तथा विधानमंडल का सदस्य न हो, तभी वह ये सब क्या उसकी सब क्या उसकी शर्तें हैं। क्या है दोस्तों, उसकी शर्तें हैं। पागल तथा दिवालिया, पागल मतलब कि पागल हो, दिमाग से उसका मानसिक स्थिति सही हो। दिवालिया मतलब कि वह कर्जा वर्जा सरकारी जो लोन होता है वो लोन न लिया हो। ठीक है, और उसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा हो, ये सब शर्त रहेगा तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 इसमें क्या कहता है, इसमें राष्ट्रपति का किसका प्रावधान है, राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है, राष्ट्रपति के शपथ का क्या है प्रावधान है। इसमें राष्ट्रपति शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, 60 में क्या है, राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है। इसमें कौन, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। संजोग से मान लीजिए कि ये खत्म हो गए या कहीं घूमने चले गए, कहाँ, अमेरिका, कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए, तो इनकी जगह पर जो 33 मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 33 मुख्य न्यायाधीशों में से वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति क्या लेगा, शपथ लेगा। राष्ट्रपति क्या लेगा, शपथ लेगा। ठीक है, राष्ट्रपति शपथ लेगा। ठीक है, राष्ट्रपति शपथ का प्रावधान है किसके, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेगा। अगर राष्ट्रपति अगर मुख्य न्यायाधीश अगर की अनुपस्थिति में जो 33 मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, 33 जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनमें से वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति क्या लेगा, शपथ लेगा। ठीक है, अनुच्छेद 61 क्या कहता है, अनुच्छेद 61 क्या कहता है, इसमें महाभियोग का प्रावधान है। इसमें महाभियोग का प्रावधान है। महाभियोग का मतलब ये होता है कि अगर राष्ट्रपति अपने मनमानी या कोई गलत कार्य करता है या कोई अपराध कार्य करता है तो उसको महाभियोग लगाकर उसके पद से उसको हटाया जा सकता है। ऐसे नहीं हटाया जा सकता है, उसको उसके पद से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, महाभियोग लगाना पड़ेगा इसके पद को हटाने के लिए। अगर आपसे पूछे महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है तो यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसी के बाद चलते हैं हम अनुच्छेद 62। क्या, अनुच्छेद 62 इसमें क्या बताता है कि राष्ट्रपति का पद खाली होता है किस स्थिति में, राष्ट्रपति का पद खाली होता है उसकी स्थिति बताता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होना
ये बताता है कि राष्ट्रपति का पद किस किस अवस्था में रिक्त हो सकता है। ठीक है, अब इसको समझ लीजिएगा फिर से। 58 का क्या कहलाता है? 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता है। 59 में क्या है? राष्ट्रपति की बनने के लिए शर्त है। 60 में क्या है? राष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान है। 61 में क्या है? महाभियोग। महाभियोग के द्वारा ही आप राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 62 क्या कहता है? राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, उसकी कंडीशन बताता है। क्या क्या कंडीशन है? चलिए तो कंडीशन के ऊपर बताते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर जरूर करें। अच्छा लगे तो नहीं करें, बाकी आपके हाथ में है, आपका हाथ चाहे जैसे यूज करिए इसको। ठीक है, चाहे लाइक पे चाहे डिसलाइक पर, जो भी हो। तो राष्ट्रपति का पद रिक्त, राष्ट्रपति का खाली पद रिक्त पद होता है, उसका क्या बताता है? कंडीशन बताता है। क्या क्या कंडीशन? अगर वो कार्यकाल की उसका कार्यकाल क्या हो गया हो, तो पूरा हो गया हो, पूरा हो गया है, तो राष्ट्रपति का पद क्या रहेगा? खाली रहेगा। ठीक है, उसके बाद मृत्यु अगर किसी के राष्ट्रपति हो जाएगी तो उसके राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति होगा उसका पद खाली रहेगा। ठीक है, अगर वो त्याग पत्र देता है तो उसका रिक्त स्थान जो पद खाली हो जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर क्या लगाया जाए? महाभियोग अगर लगाया जाता है तो उसका पद खाली हो जाएगा। उसमें एक और होता है, निर्वाचन। अगर वो निर्वाचित अवैध रूप से होता है, तो उसका पद भी खाली रहेगा। ऐसा होने वाले 2-3 लोग हैं जो कि मृत्यु के संपर्क में है। मृत्यु में ऐसे कि 2-3 लोग ऐसे हैं जो कि अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के में ही मर गए हैं। उनमें से कौन कौन है? पहले आते हैं बीडी जत्था। कौन आते हैं? बीडी जत्था। दूसरे कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह है। कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह है। तीसरे कौन है? बीडी जत्था। बीबी गिरी है। कौन है दोस्तों? बीबी गिरी है। ये सब अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल में ही इनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, इनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। ठीक है, उसी के बाद हम बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। बढ़ते हैं। अनुच्छेद 63। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की चर्चा है। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्या है दोस्तों? इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की चर्चा है। ठीक है, अनुच्छेद 64। यह अनुच्छेद बताता है कि उपराष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होता है, वह राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। अनुच्छेद 65। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करिए। अभी लिंक हम अपने कमेंट बॉक्स में भेज देंगे। वहाँ पर आपको इस सब का PDF भी मिल जाएगा। इसमें कुछ विस्तार रूप में लिखे हैं, यहाँ थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको 14 दिन में पूरा अनुच्छेद क्या करना है? कंप्लीट करना है, इसलिए हम यहाँ थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं।
और बाकी इसका PDF जो है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। तो चलते हैं। 65 क्या कहता है? 65 अगर राष्ट्रपति कहीं चले गए हो, कहाँ चले गए हो घूमने, जैसे कि थाईलैंड चले गए हो या फिर अमेरिका या कहीं चले गए हो, अगर उनका रिक्त खाली होता है, उनका पद क्या हो रिक्त होता है, अगर राष्ट्रपति अगर उनका पद क्या हो रिक्त हो, अगर राष्ट्रपति कहीं चले गए, उनकी अनुपस्थिति में उनके पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। उनकी हर शक्ति का प्रयोग उपराष्ट्रपति कर सकता है उनकी अनुपस्थिति में। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा, ठीक है। इनके हर पावर का प्रयोग कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा, ठीक है। दोस्तों फिर समझ लीजिए, रिक्त पद खाली होने का शर्तें क्या क्या, किस किस कंडीशन में रिक्त पद खाली होता है राष्ट्रपति का? उनका कार्यकाल क्या हो गया हो? खत्म हो गया हो, उनकी मृत्यु हो गई हो, वो त्याग पत्र दे दिए हो, महाभियोग लगाया गया उनके ऊपर, और वह निर्वाचित हुए हो किस रूप से? अवैध रूप से। तो उनका पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। अपने कार्यकाल में 3 लोग ही, अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल में 3 लोग की मृत्यु हो गई। पहले पे कौन है? बीबी गिरी, दूसरे पे कौन है? मोहम्मद याचुल्लाह, तीसरे पे कौन है? बीडी जत्था। कौन है? बीडी जत्था। ये तीनों रहे, इनकी मृत्यु इनके राष्ट्रपति के शासन काल में हो गई है। 63 क्या कहलाता है? इसमें राष्ट्रपति की चर्चा है, ठीक है। 64 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति। इसमें कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का ही सभापति होता है। 65 क्या कहता है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा, ठीक है। और राष्ट्रपति के हर पावर का प्रयोग कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम फिर 65 के बाद आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद। कल हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।